नमस्कार, मैं राजेंद्र योगी। आज लेके आया हूँ केमिस्ट्री का अगले चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था बेटा अपने स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ा था? स्पेक्ट्रम। अब पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग की का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का जो ये सिद्धांत है अनिश्चितता का, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी क्षण पर किसी गतिशील कण की क्या है, किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग में पता नहीं लगा सकते। एक साथ स्थिति और संवेग का एक साथ मापन यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते। किसी कण, देखो, किसी क्षण पर किसी गतिशील दोनों कणों की नहीं, गतिशील कणों की कण की स्थिति व संवेग का मापन यथार्थ रूप से दोनों का मापन नहीं किया जा सकता, या मापन यथार्थ रूप से एक साथ नहीं किया जा सकता। एक साथ नहीं किया जा सकता। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई पंखा क्या हो रहा है? फिर रहा है। क्या हो रहा है? कोई पंखा फिर रहा है, तो उस पंखे की पंखुड़ी की स्थिति अगर हमको जांच करनी है तो पंखा को क्या करना पड़ेगा? हमको रोकना पड़ेगा, तब हमको पता लगेगा भाई इस पंखे की पंखुड़ी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर पंखा गतिशील है तो हम एग्जैक्टली एक टाइम पर एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि पंखुड़ी यहाँ पर है, ये नहीं बता सकते। यानी अगर हमको स्थिति ज्ञात करनी है तो संवेग अपन को जीरो करना पड़ेगा, या फिर हमको जीरो, अगर संवेग ज्ञात करना है तो स्थिति जीरो करनी पड़ेगी। यानी स्थिति और संवेग दोनों को हम क्या नहीं कर सकते? एक साथ मापन नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का इसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर घूम रहा है तो हम ये बता नहीं सकते, ये नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ये एटम है, ये घूम रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है तो अगर इलेक्ट्रॉन के मतलब एक एग्जैक्टली लोकेशन जाननी है तो इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा, तब पता लगेगा भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गतिशील है तो हमने गतिशील है तो स्थिति का पता नहीं लगा सकते। ये हाइजेनबर्ग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाइजेनबर्ग बोल रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो, किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसी कण की, बेटा तो एक साथ उतारते जाना और पेन लेके बैठो। देखो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा बेटा, उस पर विश्वास रखो। एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर दूंगा, घुसेड़ दूंगा बिल्कुल दिमाग, बस तुम ये ध्यान से सुनते चलो। ठीक है? तो किसी कण की या किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता, किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग
में अनिश्चितता किसी कण की या किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन 4 पाई h अपॉन 4 पाई कभी बराबर नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है कि भाई स्थिति में अनिश्चितता और संवेगी की अनिश्चितता में का गुणनफल h अपन 4 पाई के बराबर नहीं हो सकता। h अपन 4 पाई के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये बोल रहा है कि अगर हम ये बोले कि स्थिति क्या बोले स्थिति में अनिश्चितता क्या करें, अनिश्चितता को मान लेते हैं हम डेल्टा x। क्या मान लेते हैं डेल्टा x, क्या मान लेते हैं डेल्टा x, क्या मान लेते हैं डेल्टा x, है ना। और संवेग में अनिश्चितता को मान लेते हैं डेल्टा px, क्या डेल्टा px। यानी अब इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं, यानी डेल्टा x डॉट डेल्टा px बराबर तो होगा नहीं, यानी ग्रेटर देन इजिकल टू, यानी इसका मान h अपॉन 4 पाई ये क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। यहाँ बेटा h है, h क्या है, प्लांक स्थिरांक। क्या होगा, प्लांक स्थिरांक। क्या है, प्लांक स्थिरांक। और इसका मान कितना होता है 6.0602 इंटू 10 की पावर 62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। क्या होगा, जूल सेकेंड। क्या होगा, जूल सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें कटे हुए h की, यानी कटे हुए h का मान क्या होगा बेटा, h अपॉन 2 पाई। क्या होगा, h अपॉन 2 पाई। क्या होगा बेटा, h अपॉन 2 पाई। क्या होगा, h अपॉन 2 पाई। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इससे कटे हुए h को रख देते हैं, यानी डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h कटा हुआ h अपॉन 2 पाई। क्या हो जाएगा, अपॉन 2 पाई। क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन 2 पाई। ठीक है। अगर हम इस h का मान निकाले, कटे हुए h का मान निकालना है तो क्या करोगे, h का मान निकालना है तो अपन ऊपर वाले h का मान ले लेते हैं, इस h का मान ले लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, फटाफट बताओ, 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल और सेकेंड। क्या जाएगा, 14 जूल और सेकेंड बटे 2 पाई है। क्या है, 2 पाई है, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, लल्ला जन्मजात से पढ़ते आ रहे हो, 3.14। क्या जाएगा, 3.14। कितना आ जाएगा, 3.14। यानी इसका करो कितना आ जाएगा, कटे हुए h, इसका आ जाएगा बेटा, देखो कितना आ जाएगा, 6.28। कितना आ जाएगा, 6.28 है ना। और इसका अगर इससे भाग करेंगे, इससे इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.105 इंटू 10 की पावर
-34 जूल सेकंड। कितना आएगा? -34 जूल सेकंड। कितना आएगा? -जूल सेकंड। अब बेटा अगर हम क्या करें, अगर ये एक दिशा में चल रही है, क्या हो रहा है? एक दिशा में घूम रही है। क्या हो रहा है? एक दिशा में घूम रही है, यानी समान दिशा होना आवश्यक है। क्या? समान दिशा होना आवश्यक है। समान दिशा होना क्या है? आवश्यक है बेटा, समान दिशा होना आवश्यक है। यानी अगर हम इसमें निकाले कि भाई x के लिए क्या निकाले? x के लिए निकाले, x दिशा में निकाले। क्या करें? x दिशा में निकाले। तो देखो डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स अपॉन एच अपॉन 4 पाई कर दो। क्या करो? h अपॉन 4 पाई कर दो ना। इसके लगभग बराबर नहीं होगा, ये होगा लगभग बराबर। ठीक है। अगर बाई दिशा में देख लेते हैं, बाई दिशा में देखते हैं डेल्टा बाई डॉट डेल्टा पी बाई एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई कितना आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। या फिर ये कर जेड दिशा में देखते हैं। किसमें देखते हैं? जेड दिशा में देखते हैं। तो डेल्टा जेड डॉट डेल्टा पी जेड ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कितना आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। यानी एक्स वाई जेड में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर विभिन्न दिशाओं में यानी ये तो क्या है? समान दिशा में है। किसमें है? समान दिशा में है। ये तो समान दिशा में है, यानी एक इधर भी घूम रहा है तो संवेग उसका इधर। जैसे देखो अगर ये ऐसे घूम रहा है, क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है, तो इसकी स्थिति भी ऐसी ही है और इसका संवेग भी ऐसा ही है। ठीक है। परंतु मैं ये बोलूं कि इसकी स्थिति तो ऐसे है और संवेग ऐसा है। जैसे ये है, एक चल रहा है घड़ी की दिशा में और एक चल रहा है घड़ी की किसमें चल रहे हैं? घड़ी की विपरीत दिशा। किसमें चल रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उसका जो हाइजेनबर्ग ने बोला था कि इसका मान जरूर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा बेटा? फटाफट उत्तर दो। विभिन्न दिशाओं में 0 हो जाएगा। विभिन्न दिशा में क्या हो जाएगा? यानी डेल्टा x डॉट डेल्टा पी वाई बराबर 0। डेल्टा पी वाई बराबर 0 यानी हाइजेनबर्ग ने बोला था कि अगर समान दिशा हो गई तो कभी मान 0 नहीं होगा, परंतु अगर विभिन्न दिशा है तो 0 होगा। मेरे क्लास का एक रूल है, बस अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, बस धैर्य अनुशासन बनाए रखो। दिमाग केमिस्ट्री के एक नोट्स को ऐसे छाप दूंगा करते बिल्कुल बहुत तरीके से, तुमको जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है। अगर हम इसने तो देख लिया भैया, अगर हम इसने क्या किसमें निकाला था? स्थिति और संवेग में, स्थिति और संवेग बीच निकाला था। अगर हम देखें ऊर्जा और समय के बीच में हाइजेनबर्ग का निश्चितता दिखते हैं। ऊर्जा में समय के बीच में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत देखते हैं। तो इसको डेल्टा ई एनर्जी डॉट डेल्टा टी इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई। अगर हम इसी तरह कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन में देख लेते हैं। कोणीय संवेग में कोणीय संवेग में कोणीय विस्थापन, कोणीय संवेग में कोणीय विस्थापन में देखते हैं। तो कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन में क्या आएगा? डेल्टा जे और डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। क्या आ जाएगा? एच अपॉन 4 पाई। यानी इससे बेटा इससे पता चल गया
कि देखो इसने 3 चीजों को याद रखना। सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था वो किस पर दिया था? स्थिति और संवेग पर। किस पे दिया था? स्थिति और संवेग पर। परंतु हम निकाल देते हैं ऊर्जा और समय के बीच में फटाफट। ऊर्जा और समय के बीच में और कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन के बीच में भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत निकाल लेते हैं। इसने ये बोला था कि भाई किसी क्षण की या गतिशील कण की स्थिति और संवेग का मापन एक टाइम पर नहीं निकाल सकते। जैसे पंखा है, पंखा अगर पंखुड़ी फिर रही है, क्या हो रही? पंखुड़ी राउंड शेप कर रही है, तो पंखुड़ी की एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता चल सकती कि एग्जैक्टली पंखुड़ी यहाँ पर है, ये पंखा है और ये घूम रहा है। तो अपन इसमें ऐसे पता नहीं सकते कि इसकी पंखुड़ी ये यहाँ होगी, ये होगी और ये होगी, नहीं लगा सकते जब तक कि अगर हम क्या नहीं करें, गतिशील पंखे की पंखुड़ियों को संवेग देना बंद कर दे, उसको गतिशील से रोकना होगा, तब हमको पता लगेगा कि पंखे की पंखुड़ी यहाँ पर होगी। देखो बेटा, किसी गतिशील कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेगी की गति में अनिश्चितता का गुणनफल h/4π के लगभग बराबर नहीं होता है। यानी डेल्टा x किसको माना था? डेल्टा x किसको माना है? डेल्टा x माना है बेटा स्थिति को। किसको माना है? स्थिति को। और डेल्टा px माना है संवेग को। किसको माना है? संवेग को। डेल्टा x किसको माना है? स्थिति को। याद कर लो, डेल्टा x किसको माना है? स्थिति को। और डेल्टा px किसको माना है? संवेग को। किसको माना है? संवेग को। और इसको करने पर इसने बराबर नहीं दिया है, इसे यानी ग्रेटर देन, यानी इसका मान इसका ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर इससे इससे क्या हो सकता है? कम हो सकता है। ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, परंतु ज्यादा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अगर हम विभिन्न दिशाओं में देखें, देखो h का मान कितना होता है? h प्लैंक E बराबर h म्यू। प्लैंक का क्या बोल रहा है? E बराबर h म्यू। h म्यू क्या है? जब किसी सतह पर प्रकाश की पड़ता है या फिर प्रकाश की रोशनी पड़ती है, तो उससे क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और वो किससे? बी आवृत्ति से होंगे। h में E क्या होगी? ऊर्जा होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा h क्या होगा? स्थिरांक होगा। यानी अगर हमें किसी सतह पर ऊर्जा बढ़ा दे तो उसकी जो दहलीनी आवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी E प्रोपोर्शनल म्यू। और इसकी स्थिरांक के लिए क्या रख दिया? h का मान कितना होता है? 6.62 into 10 की पावर -34। कितने हो जाएगी? 6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या हो जाएगी? जूल सेकेंड। बोलना नहीं है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चिरा हुआ h का मान कितना होता है? चिरा हुआ h का मान होता है h/2π। कितना होता है? h/2π। बेटा इस क्लास का गैंगस्टर सिर्फ एक है, वो है RA सर। क्या है? RA सर। तो h/2π। देखो बेटा, अगर समान दिशा होना आवश्यक है, तब ही हम अनिश्चितता का नियम लगा सकते हैं, अन्यथा विभिन्न दिशाओं में हम नहीं लगा सकते। यानी 0 हो जाएगा मान। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मान डेल्टा x और डेल्टा px से क्या निकालेंगे बेटा? डेल्टा x से डेल्टा px से निकाल देंगे h/2π। इसका क्या होता है? h/2π। और इससे चिरे हुए h का मान क्या है? ये है h/2π। और इससे चिरे हुए इसका मान क्या है? 1.05 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या हो जाएगा? -34 जूल सेकेंड। अगर ऊर्जा व समय के गुणनफल के लिए देखें, तो डेल्टा ऊर्जा किससे लिखेंगे? ई से एनर्जी। ई फॉर एनर्जी क्या आ जाएगी? डेल्टा ई। और टी फॉर टाइम, यानी डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ग्रेटर देन इक्वल टू 4
एच अपन 4 पाई कोणीय संवेग कोणीय विस्थापन बताओ कोणीय संवेग को किससे लिखते हैं डेल्टा किससे निकलेगा डेल्टा जे से और कोणीय विस्थापन को किससे निकलेगा कोणीय विस्थापन फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कोणीय विस्थापन थीटा क्या होता है थीटा क्या होता है थीटा और यही थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन h अपन 4 पाई निकल आएगा क्या आएगा h अपन 4 पाई निकल आएगा बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो बता दो अभी बता दो मेरी क्लास में अनुशासन चाहिए मेरे को धैर्य रखो अनुशासन रखो हम एक दिन सक्सेस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सक्सेस हो जाएंगे आप तो बस हम आपके लिए मेहनत करेंगे आपको ध्यान से समझना है कॉपी पेन लेके बैठना है महाकाल की कसम पूरे को केमिस्ट्री का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो हम नहीं करा सकते सब दिमाग में फिट बैठा देंगे जो तुम्हारे दिमाग की जो जीवी है वो खाली हुई है पूरी केमिस्ट्री भर देंगे उसमें ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हाइजेनबर्ग के से जो अनिश्चितता सिद्धांत है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्वेश्चन नंबर पहला यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कितनी है बेटा 0 पॉइंट स्थिति में 0.005 नैनोमीटर क्या है नैनोमीटर की अनिश्चितता हो तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9109 into 10 की पावर -31 किलोग्राम है क्या है किलोग्राम है वो तो वेग में अनिश्चितता याद क्या करो बेटा क्या करना पर वो ज्ञात क्या अनिश्चितता क्या होगी अनिश्चितता क्या होगी क्या होगी तो देखो बेटा स्थिति में अनिश्चितता क्या है स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी डेल्टा एक्स बराबर 0.005 नैनोमीटर क्या होगी नैनोमीटर तुम्हें पता है एक नैनोमीटर में कितना होता है बेटा 1 नैनोमीटर में कितना होता है 10 की पावर 9 मीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 9 कितना हो जाएगा -9 ठीक है। अब इसके पीछे कितनी है 3 शून्य है कितनी है 3 0 है
तो इसका अपन कर देते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3। 1 नैनोमीटर को उठा लो -9। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12, यानी 5 इंटू 10⁻⁻12 कितना आ जाएगा -12 मीटर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है बेटा, वो कितना होता है 9 इंटू 9.0109 इंटू 10⁻31 kg। कितना आया 31 kg। क्या है 31 kg। अब तुम्हें पता है, अब आता है असली मोड। तुमने ये पढ़ा है हाइजेनबर्ग का डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई बराबर एच अपॉन 4 पाई। ये पढ़ा, ये पढ़ा है। अब सर हमारी समझ नहीं आ रही, साला ये वेग में अनिश्चितता द्रव्यमान को समझ नहीं आ रहा, स्थिति तो समझ में आई, बट ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आता। सही। और बेटा दिमाग लगाओ कि भाई संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर हमने प्यारा से सूत्र भी निकाला था। वो सूत्र क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी P बराबर mv। क्या जाएगा P बराबर mv। m यहाँ द्रव्यमान हो गया और वो किसका है इलेक्ट्रॉन का। ये B अपन को वेग निकालना है और वेग ही में ही अनिश्चितता पूछ रहा है। किसे पूछ रहा है, वेग में अनिश्चितता पूछ रहा है ना। देखो वेग में अनिश्चितता पूछ रहा है, ये निकाल दिया। तो अपन कर लेते हैं वेग में अनिश्चितता निकालना है। क्या निकालनी है, वेग में अनिश्चितता निकालनी है। तो देखो डेल्टा पी रख देते हो, डेल्टा पी रख देते हो और h अपॉन क्या रखेंगे बेटा, h अपॉन 4 पाई m है ना, इनटू क्या जाएगा बेटा, m के बाद क्या जाएगा डेल्टा x। क्या जाएगा डेल्टा x। x क्या है, x क्या है बताओ, स्थिति क्या है स्थिति। तो h का मान रखो, h का मान कितना होता है 6.602 इंटू 10 की पावर कितने जाएगी, कितना आ जाएगा, ऐसे करो 625 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। क्या जाएगा जूल सेकंड। क्या जाएगा जूल सेकंड, या फिर ये बेटा केजी। क्या जाएगा केजी मीटर, मीटर क्या सेकंड। क्या जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या जाएगा मीटर पर सेकंड। देख लो h4 इंटू कितने का कितना करोगे 4 इंटू 3.14 और अपन को निकलना है n कितना है 9109 इंटू 10 की पावर -31 क्या जाएगा 31 kg। और स्थिति में कितना आ जाएगा 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -12 कितना आएगा जूल से। क्या जाएगा जूल सेकंड। पूरी भैया मतलब 4 हो गया, पाई आ गया, ये मीटर में आ गया, स्थिति आ गई। आगे बेटा आ गई। अब हम क्या करना है, इसका वो कर लेना है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे। डेल्टा पी बराबर क्या जाएगा, क्या आएगा बताओ 6.625 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, इसका कर लो 4 इंटू 3 1 ये हो गया 909 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -12 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका पूरी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड यूनिट है। पूरी जो वो है वो मीटर पर सेकंड में दिखा दो, मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकंड, किसमें निकाल दिए मीटर पर सेकंड में, किसमें निकाल दिए मीटर पर सेकंड। इसका जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो सॉल्यूशन आएगा इसका 0 इंटू कितना आएगा बेटा 0.023 162 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू मीटर पर सेकंड क्या आएगा 3 इंटू पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब इसका और सॉल्व करते हैं, अपन क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.111 यानी 115816 इंटू 10⁻³ क्या जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, क्या जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको सॉल्व किया 63162 इंटू 10⁻³ मीटर सेकंड। इसका सॉल्यूशन किया तो क्या जाएगा 0.115816 इंटू 10⁻³ मीटर सेकंड। ठीक है बेटा, ये आंसर निकल गया। ये इक्वलिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बेटा, तुमको प्रॉब्लम आएगी, बट तुम करते रहो क्वेश्चन तो तुमको हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका पूरा निकल गया आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्या देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 किलोग्राम वाले सहित कण के वेग में अनिश्चितता क्या होगी। 1 केजी सहित वाले कण की अनिश्चितता क्या होगी। यदि स्थिति में अनिश्चितता उसकी स्थिति में क्या है यानी डेल्टा एक्स में क्या है, देखो दिया क्या गया है। देखो सबसे पहले बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके ही बैठो और मेरे साथ करते चलो। देखो उसकी स्थितियां डेल्टा एक्स क्या है 1 एंगस्ट्रॉम, क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 1 इंटू 10⁹ क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा -10 मीटर, क्या हो जाएगा -10 मीटर। यानी क्या दिया है डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता निकाल दी। देखो बेटा 1 किलोग्राम यानी उसका मास कितना है कण का 1 केजी, 1 केजी क्या है 1 केजी क्या है बेटा 1 केजी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं किसकी बात बेटा h की। h इस तरह है तो h का मान कितना होगा, h का मान होगा बेटा 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या होगा -34 सेकेंड। बार बार कह रहा हूँ 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻⁻10। क्या होगा 10⁻⁻10। 1 मीटर एक उसका किसका इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसमें कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। कंफ्यूज नहीं होना, 1 किलो 1 केजी एच यहाँ स्थिरांक है। चलो सूत्र रखते हैं, तुमको पता है संवेग बराबर क्या होता है बेटा, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा वेग, यानी द्रव्यमान इंटू वेग यानी P बराबर mv। क्या जाएगा P बराबर mv। तो बेटा ये इसका देखो अपन को किसमें स्थिति देखो इसकी 1 किलो वाले कण की क्या निकालना है वेग में अनिश्चितता डेल्टा v बराबर h/4 पाई डॉट m डॉट
ये देखो m बच गया, m है ना, तो डेल्टा m क्या जाएगा, डेल्टा डेल्टा x किसमें अनिश्चितता है बेटा, ये स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, n स्थिति कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x। ठीक है बेटा। अब देखो डेल्टा b बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड क्या जाएगा, 34 जूल सेकेंड। और 1 केजी 4 पाई का मान रख दो, पाई का मान कितना जाएगा बेटा, पाई का मान कितना होगा 3.4 इंटू 3.4 इंटू 1 केजी ये आ गया 1 केजी क्या जाएगा 1 केजी। और डेल्टा एक्स कितना है 10⁻⁻10 मीटर क्या जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। या फिर ये लिख दो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको जो सोल्यूशन है देखो डेल्टा एक्स बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻14 जूल सेकेंड। और इससे कितना जाएगा 4×12 और 28 कितना जाएगा 56 इंटू कितना जाएगा बेटा, ये कितना होगा तुरंत बताओ 10⁻⁻10 कितना आएगा 10⁻⁻10। अब देखो अब आता है देखो ये कितना है माइनस है, ये कितना है, ये कितना है माइनस है। अगर ये पहले घात को सॉल्व कर लेते हैं तो सबसे पहले ये माइनस किस में जाएगा, प्लस में, किस में जाएगा प्लस में, यानी डेल्टा बी बराबर 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻+10 यानी कितना हो जाएगा ये +10 कितना आ जाएगा +10 और 2.56 क्या जाएगा 2.56। तो बेटा ये देखो इसका अपन घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले देखो 6.625 इंटू 10⁻, देखो 10 में से अगर अपन इसमें घटाएंगे कितने घटाएंगे, 10 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 कितना आएगा 24। ठीक है बेटा। और 12 इंटू 12.56 डेल्टा बी बराबर कितना आएगा 0.527 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड क्या जाएगा बेटा, मीटर पर सेकंड। तो बेटा कंफ्यूजन हो रहा, एक बार देख लो कि 1 किलोग्राम वाले साहित्य कण के वेग में अनिश्चितता क्या होगी, वेग में अनिश्चितता यहाँ पूछ ली, वेग में अनिश्चितता यानी हमें वो वेग में निकालना है डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी क्या हो जाएगा डेल्टा बी। और उसकी इसमें क्या है स्थिति, कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी डेल्टा एक्स क्या होगी, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स पर इसमें क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का अगर हमें वो निकालने मीटर में चेंज करेंगे तो हमें बताया है कि 1 एंगस्ट्रॉम का कितना होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर कितना होगा 10 मीटर, यानी 1 इंटू 10⁻10 मीटर ये इसका ये निकला है। ठीक है ये आ गया। अब तुम्हें पता है कि भाई वेग और द्रव्यमान दे रखा है 1 केजी क्या दे रखा है 1 केजी क्या दे रखा है बेटा 1 केजी और 1 केजी ये रही 1 केजी कितनी रही ये रही। ठीक है बेटा। अब इसने क्या किया एक सूत्र लगाया और वो सूत्र क्या है, सूत्र वो कौन सा लगाया था बेटा डेल्टा बी बराबर H/4 पाई
ये अपन ने उसमें पढ़ा था। बी है, एम निकालना है, क्या करेंगे, एम को ये कर देंगे और डेल्टा एक्स यहाँ ये, यहाँ देखो डेल्टा बी क्या है बेटा, डेल्टा बी है वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता, और एच यहाँ है प्लांक स्थिरांक, क्या आता है, कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। पाई यहाँ ये एम का है, क्या है, कण का द्रव्यमान, और कण का द्रव्यमान, और डेल्टा एक्स है कण की स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में अनिश्चितता, सब हो गया ना। और इसमें जो जो मान है वो मान देखो, इसका मान निश्चित ही है, इसका मान कितना है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जूल सेकेंड। और डेल्टा एक्स इसमें दे रखा है, डेल्टा एक्स को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है, वो यहाँ कर दिया ना। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख लो, समझ लो पूरी तरीके से, पूरा वहां लिख दिया है, तुम्हारे कुछ समझ नहीं आ रहा वहां से चेक कर लो, वहां से चेक कर लो क्या क्या दे रखा है। प्लांक का जो कांस्टेंट है वो की मान निश्चित है, उसका मान क्या है, निश्चित है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये देख लो, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा डेल्टा बी, यानी इसकी अनिश्चितता क्या हो जाएगी, अनिश्चितता हो जाएगी डेल्टा बी बराबर 0.527 इंटू 10⁻⁻24 जूल मीटर सेकेंड लिया जाएगा, मीटर सेकेंड। अब देखते हैं हम श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, अगली क्लास में क्या देखेंगे, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, यानी बेटा ये श्रोडिंगर था, वो श्रोडिंगर ने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को क्या माना था, एक द्रव्य तरंग माना था, क्या माना था बेटा, द्रव्य तरंग, और उसने एक समीकरण निकाला, और उस समीकरण के सॉल्यूशन से क्या निकलता है, ये सब इस पर पढ़ेंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, उसमें थोड़ी हाई लेवल की मैथमेटिक्स चलेगी, इसलिए आपको घबराना नहीं है। एक और चैप्टर को देख लेना, एक और किताब में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना। इससे पिछली क्लास में पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता। हाइजेनबर्ग क्या होता है कि भाई किसी कण की संवेग और स्थिति में अनिश्चितता और संवेग के अनिश्चितता में यथार्थ रूप से एक साथ अपन मापन नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, यथार्थ रूप से मापन नहीं करते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 ये उसने बोला, ठीक है। अब पढ़ते हैं श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। श्रोडिंगर इसमें बेटा देखो, एक तो हाई लेवल की क्या होगी, मैथमेटिक्स यूज होगी, क्या होगी, मैथमेटिक्स यूज होगी। तो देखो इसने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को क्या माना था बेटा, इसने इलेक्ट्रॉन को माना था मैटर वेव, क्या माना था, मैटर वेव, क्या माना था, मैटर वेव, क्या माना था बेटा, मैटर वेव। इसने माना था इसको द्रव्य तरंगे। देखो बेटा, एक चीज क्लियर कर लो कि इलेक्ट्रॉन को कण किसने माना, इलेक्ट्रॉन को कण किसने माना था, तो सबसे पहले माना था डाल्टन, फिर आया था जे थॉमसन, फिर आया था रदरफोर्ड, और फिर आया नील्स बोर। और तरंग किसने माना, कण तो इन चारों ने कण माना, तो सबसे पहले आया था डी ब्रोगली की
डी ब्रोगली की क्या मानी थी बेटा, क्या माना था, डी ब्रोगली का द्वितीय समीकरण। इसके बाद आया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता और श्रोडिंगर का समीकरण, तरंग समीकरण। क्या था, हाइजेनबर्ग का तरंग समीकरण। क्या था बेटा, हाइजेनबर्ग का तरंग समीकरण है। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है बेटा, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। इसने तो माना था बेटा कि परमाणु क्या होता है बेटा, परमाणु अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है, ये काटने जैसे। इसने कहा था कि परमाणु काट सकते हैं और इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मतलब इसमें होता है एक कण इलेक्ट्रॉन। इसने बताया कि वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाते हैं। और इसने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक चक्कर लगाते हैं ना तो ऊर्जा का क्षय होता है और ना ही उत्पन्न होती है। इसमें ये बता देता है, डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कण भी होता है और तरंग भी होती है। इसने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या फिर छोटे छोटे कणों के लिए तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत काम नहीं करता, बट इसने ये बताया था कि भाई कोई कण उड़ रहा है तो उसकी स्थिति और अनिश्चितता में, स्थिति में संवेग में अनिश्चितता, श्रोडिंगर में जो समीकरण है इसमें माना था इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य तरंग, एक मेट्रोवेव होती है। क्या होता है, द्रव्य तरंग। और जो प्लांक का क्वांटम था ये वाला था E बराबर h, ठीक है। तो अब श्रोडिंगर का जो समीकरण है वो उसने क्या माना था बेटा, ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया बताई थी इसने इलेक्ट्रॉन के कि भाई इलेक्ट्रॉन मिनिमम मैक्सिमम कहाँ मिल सकता है, जैसे 3 कमरे हैं और उन 3 कमरों में मैं कहीं पर हूँ तो मेरे मिलने की संभावना को इसने बताया था, बताया था बेटा। और इसका एक समीकरण है बहुत ही बड़ा प्यारा है, डरावना भी है, डरना नहीं है, जिसका है डी स्क्वायर फाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी बाई डी जेड स्क्वायर है ना, प्लस 8 पाई आर स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और E माइनस बी फाई बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन है।
डरना नहीं है बेटा, समीकरण को देखिए, डरना नहीं है, याद करना पड़ेगा। इसमें ये क्या बोल रहा है कि भाई, इसमें ये बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। बेटा इसमें जो यहाँ है, जो ये फाई है, साई, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं अपन, साई, क्या बोलते हैं, साई, क्या है ये, साई, क्या है बेटा ये, साई। ठीक है, और इसमें जो इस समीकरण में साई का उपयोग हुआ, ये किसके लिए हुआ है, तरंग फलन के लिए, किसके लिए हुआ है, तरंग फलन के लिए। और जो फाई स्क्वायर है, वो है इकाई आयतन में, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। यानी बेटा इसने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन इसने बोला था बेटा कि ये कोई परमाणु है, ये नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मतलब यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी पाया जा सकता है। यानी इसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या थी बेटा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, फाई स्क्वायर, क्या है, फाई स्क्वायर। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, ये। और इसी सॉल्यूशन से क्वांटम नंबर, एक नया मोड, एक जो नया मोड होता है, जो टेस्ट होता है, जो अलग चैप्टर से भी में छिड़ जाता है, मतलब एक तरह से, वो है क्वांटम नंबर। इसमें 3 क्वांटम नंबर की क्या की थी इसने, 3 क्वांटम नंबर की वो की थी। पहली थी प्रमुख क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है बेटा दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरी है बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इन तीनों का इसे सॉल्यूशन से जो होती, तो बेटा ये 4 है। क्वांटम संख्या कितनी होती है, क्वांटम संख्या, अब तुम सोच रहे सर ये क्वांटम संख्या क्या होती है, सोच रहे होंगे ये क्वांटम संख्या क्या होती है। तो बेटा ये क्वांटम संख्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा उसका एड्रेस होता है क्वांटम संख्या। क्या होता है, क्वांटम संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता थी ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है वो किससे मिला है, क्वांटम संख्या से। किससे मिला है, क्वांटम संख्या से। ये 4 होती है बेटा, N L M L M L M और L S। ये होती है L M और L S। N तो होती है प्रमुख क्वांटम संख्या, L होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, और L होती है, Ml होती है, वो क्या होती है, L फॉर मैग्नेटिक है,
चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। और जो एल एस होता है वो क्या होता है, एस मतलब सर्किल यानी चक्रण क्वांटम संख्या। स्पीड क्वांटम संख्या। और इन तीनों का सॉल्यूशन है वो इसी समीकरण से निकलता है, इसी समीकरण से निकलता है। देखो ये तो क्या बताता है, ये बेटा आकृति बताता है कक्ष की। और इन तीनों सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया कितनी हो जाती है, की प्रायिकता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, 90% हो जाती है बेटा, 90% हो जाती है। क्या हो जाती है, 90% हो जाती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। ये बेटा इससे क्या पता लगता है, आकृति का पता लगता है, सॉरी आकार का पता लगता है। किसका, आकार का। इससे आकार का और इससे अभिविन्यास का। अभिविन्यास का जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेटा श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता इस समीकरण से है। और तरंग फलन, ये क्या है, तरंग फलन। इलेक्ट्रॉन को मीटर वेव माना था और इस सॉल्यूशन से 3 क्वांटम संख्या निकली है, और वो है प्रमुख क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चक्रण, जिसमें 3 सॉल्यूशन तो 3 थे, ये तो इसके ही है, एक जरूर अलग है। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण होगा। अब पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर, एक अलग ही मोड, एक अलग ही मोड। इसका क्वांटम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट ऑफ जेईई मेंस। इससे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं नीट में और जेईई मेन में। किसमें बेटा, नीट में और जेईई मेन में, या जेईई में, क्या नीट और जेईई में। इससे इस चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये क्वांटम नंबरों से ही इसमें वो होते हैं नंबर। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे है क्वांटम नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।